Hello students, this is Said Shafat Hami, your chemistry educator. Welcome to Gravity Minds. आज का हमारा है छठा लेक्चर क्लास 11 केमिस्ट्री का, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे एक नया और इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट्स कॉल्ड लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ से प्रति साल कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं. हम इस टॉपिक को या किसी भी टॉपिक को इस केमिस्ट्री में सिर्फ क्लास 11 तक ही महदूद नहीं रखेंगे. कोशिश करेंगे कि हम इन टॉपिक्स को जेई और नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की लेवल तक पहुंचाने की. उसके लिए हम रोजाना हर टॉपिक पर बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमारी पकड़ आज से ही नीट और जेई जैसे एग्जामिनेशंस पर बने. चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. दैट इज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. Laws of chemical combination. These are some very important laws. Laws of chemical combination इतनी इंपॉर्टेंट है, यही हमें बताते हैं हमारे आसपास किस तरह से एलिमेंट्स कंबाइन करके या रिएक्ट करके कंपाउंड्स बनाते हैं. यही हमें बताते हैं कि हमारे आसपास केमिकल रिएक्शंस किस तरह की और कैसे हो जाती है. They are called the laws of chemical combination. इसलिए ये सारे लॉज जो हम इसमें पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में जानने के लिए. यही असल में केमिस्ट्री की बुनियाद बनाते हैं. हम इसमें तकरीबन 5 लॉज स्टडी करते हैं, बोथ कॉम्पिटिटिव और बोर्ड लेवल पे. उन 5 लॉज के नाम यूं है. पहला लॉ है दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. हर लॉ जो है अलग अलग साइंटिस्ट्स ने दिया है. दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन. लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन. दिस इज द सेकंड लॉ दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दीज लॉज. थर्ड लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन. वंस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन. चौथा लॉ जो हम यहां पे डिस्कस करेंगे दैट वुड बी कॉल्ड लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. करेंगे क्वेश्चन, सीखेंगे इंशाल्लाह और देखेंगे किस प्रकार के क्वेश्चंस यहां से पूछते हैं नीट और जेई वाले. पांचवा दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम्स या गिल-जैक्स लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम्स. गैसियस वॉल्यूम्स ये आखिरी लॉ है जो हमें इसमें पढ़ना है. बहुत इंपॉर्टेंट लॉज है, यही से क्वेश्चंस आते रहते हैं. किसी भी लॉ से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए हम इनको बारीकी से समझेंगे और पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम यहां पे डिस्कस करेंगे पहला लॉ विच इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. आज की इस वीडियो में हम सिर्फ एक ही लॉ डिस्कस करेंगे. इसमें 1-2 क्वेश्चंस करेंगे. कल की वीडियो में इसी को हम कंटिन्यू करेंगे और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवाएंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला लॉ दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, इसको समझने की जरूरत है. अच्छे से समझेगा इस लॉ को कि ये लॉ कहता क्या है. लेट अस स्टार्ट. तो पहला लॉ आज का दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. चलिए स्टार्ट करते हैं इस लॉ को. दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. चलिए देखिए, पहले टाइटल को हम समझते हैं. लॉ होता है सिंपली प्रिंसिपल जो गवर्न करता है किसी भी रिएक्शन को. दैट्स कॉल्ड लॉ. कौन सा लॉ है ये? कंजर्वेशन ऑफ मास का है. मतलब यहां पे जो मास है वो कंजर्व रहेगा. यही है टाइटल का अर्थ, यानी कि मतलब यहां पे जो मासेस है रिएक्टेंट्स का और प्रोडक्ट्स का वो कंजर्व रहेगा. मतलब ना वो क्रिएट होगा ना वो डिस्ट्रॉय होगा, जितना होगा उतना ही रहेगा. दैट्स कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. देंगे आपको इसका आइडिया बारीकी से और तफसीलन. उससे पहले आप लिखिए कि ये लॉ असल में दिया किसने था. पहले लिखेंगे हम दिस लॉ वॉज गिवन बाय. ये दिया था एक महान साइंसदान ने जो केमिस्ट्री की दुनिया में गुजरे हैं. दैट्स कॉल्ड एंटोनी लवेजियर. इट्स एंटोनी लवेजियर. एंटोनी लवेजियर ने ये लॉ दिया था इन 1789. एक्सपेरिमेंट्स के माध्यम से उन्होंने भरपूर अंदाज में इस लॉ को साबित करके दिया और इस लॉ को वजूद में लाया.
दैट्स कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब ये लॉ कहता क्या है, सुनिए। दिस लॉ स्टेटस ये कहता है कि एक केमिकल रिएक्शन के अंदर जितना मास, जितना सब्सटेंसेस या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस रिएक्ट करेंगे उतना ही मास हमें प्रोडक्ट में मिलेगा। मतलब अगर आपके पास दो सब्सटेंसेस है या तीन है जो आपस में केमिकली रिएक्ट कर रहे हैं, दे रिएक्ट केमिकली विथ ईच अदर, और आपको पता है केमिकल रिएक्शन में हमेशा नए सब्सटेंसेस बनते हैं, ये हमने क्लास 10 में पढ़ा हुआ है। इन अ केमिकल रिएक्शन ऑलवेज अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। तो वही है कि अगर आपके पास कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट करते हैं, अब जो सब्सटेंसेस रिएक्ट कर रहे हैं, जिस मास के साथ वो रिएक्ट कर रहे हैं उसी मास का वो प्रोडक्ट भी बना के देंगे, उसी मास का वो प्रोडक्ट भी बना के देंगे। मिसाल के तौर पर अगर आपने 4 ग्राम हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन, रिएक्शन होगी यहां पे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन की, और यहां पे बनेगा वाटर। हम पढ़ चुके हैं, बहुत साधारण रिएक्शन है ये, H2 प्लस O2 गिव्स H2O। मानकर चलिए आपने जो हाइड्रोजन लिया दैट इज 4 ग्राम, ऑक्सीजन आपने यहां पे रिएक्ट करवाया 32 ग्राम, मतलब 32 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के साथ, और ये बना रहे वाटर, और वाटर जो बनेगा यहां पे वो भी उतना ही बनेगा जितना कि रिएक्टेंट्स होगा। मतलब हमें यहां पे इन रिएक्टेंट्स के मासेस को ऐड करना है, सम करना है। अगर ये 4 ग्राम है, ये 32 ग्राम है, ये टोटल में बनेगा 36 ग्राम। फिर से सीखिए, अगर यहां पे हमने 4 ग्राम ऑक्सीजन लिया, हाइड्रोजन लिया जो रिएक्टेंट है, और वहां से आपने इसके साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करवाया जो आपने 32 ग्राम का लिया। अब दो सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट करेंगे और टोटल में उनका जो मास है दैट इज 36 ग्राम, उनका 32 और इसका है 4 ग्राम। तो ये जो वाटर बनाएंगे, नया कंपाउंड बनाएंगे, उस प्रोडक्ट का मास भी उतना ही होगा जितना इनका दोनों का होगा। यानी कि यहां पे भी मिलेगा हमें 36 ग्राम ऑफ वाटर। दैट्स कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब यहां पे रिएक्शन से पहले जितना मास आपने रिएक्टेंट्स का लिया उतना ही मास जो है रिएक्टेंट के बाद भी आपको मिला, यानी कि रिएक्शन के बाद, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट 36 ग्राम। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यहां पे मास ऑफ रिएक्टेंट बराबर है मास ऑफ प्रोडक्ट। यही हमें सिखाता है एंटोनी लवाइजर। अब कोई भी केमिकल या फिजिकल रिएक्शन ले लो, हमेशा आप देखेंगे उनमें जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना ही मास वो रिएक्टेंट रिएक्ट करने के बाद प्रोडक्ट बनाएंगे वो भी होगा उतना ही जितना वो उनका खुद का होगा। और एक एग्जांपल हम लेंगे, मानकर चलिए कार्बन का, मैं इसको रब कर देता हूं, और एक एग्जांपल हम यहां पे लेंगे, मानकर चलिए कार्बन, दिस इज कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये आपस में रिएक्ट करेंगे और बनाएंगे CO2। अब मानकर चलिए कार्बन का जो है 12 ग्राम यहां पे रिएक्ट कर रहा है 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, तो टोटल में दो रिएक्टेंट्स का कितना मास है, दैट इज 44 ग्राम। अब जो प्रोडक्ट बनेगा इनसे CO2, उसका मास भी 44 ग्राम ही होना चाहिए, यानी कि यहां पे मास कंजर्व रहना चाहिए, न मास यहां पे रिएक्शन के बाद ऐड होना चाहिए, न कम, न क्रिएट न डिस्ट्रॉय। मतलब जितना मास रिएक्टेंट्स का होगा उतना ही होना चाहिए प्रोडक्ट का। यही होता है, ना यहां पे मास क्रिएट हुआ न डिस्ट्रॉय। अगर हम ये कहते कि हमने यहां से 44 ग्राम रिएक्टेंट्स को रिएक्ट करवाया और वहां से प्रोडक्ट जो बना वो बनाया 45 ग्राम, फिर ये गलत है, क्योंकि हम वहां पे बोलेंगे फिर मास क्रिएट हुआ। अगर 45 ग्राम यहां से इस साइड से उसमें एक एक्स्ट्रा आ गया, देन वी विल से दैट मास हैज बीन क्रिएटेड ऑन प्रोडक्ट साइड, but it does not happen. That is what actually Anthony Lawrence state कि ऐसे रिएक्शन में कभी भी मास न क्रिएट होगा न डिस्ट्रॉय होगा। आई होप यू गॉट इट। तो इसकी और एक डेफिनेशन है, यहां पे लिखूंगा मैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की, मैं इसको हटा देता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपने ये कॉपी किया होगा। इसके नोट्स भी आपको मिलेंगे मेरी ईमेल आईडी पे जो मैं लास्ट में शेयर करूंगा, या आप डायरेक्टली व्हाट्सएप करके उन नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए ये लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ नाउ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड, शॉर्ट में लिखूंगा मैं, नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन।
जब भी कोई रिएक्शन हम फिजिकल बोले ना, फिजिकल रिएक्शन में भी ये लॉ अप्लाई होता है। फिलहाल मैं बात करूंगा केमिकल रिएक्शन की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, ये है पहली डेफिनेशन इसकी, समझेगा इस चीज को, और यही है इसकी डेफिनेशन। मास जो है केमिकल रिएक्शन के दौरान ना क्रिएट हो सकता है ना वो डिस्ट्रॉय, ना ज्यादा ना कम। जितने मास का रिएक्टेंट आपने रिएक्ट करवाया उतने ही मास का प्रोडक्ट भी बनेगा। दैट इज व्हाट एक्चुअली दिस लॉ स्टेट्स, ना वो क्रिएट होगा ना ज्यादा ना वो कम होगा। दैट इज इट। या हम शॉर्ट में बोले मास ऑफ रिएक्टेंट्स, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। मास ऑफ प्रोडक्ट्स याद रखिए, मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स। दैट्स व्हाट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स। तो मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। अब इस लॉ को इस्तेमाल किया जाता है केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि हम देखते हैं हमारे आसपास बहुत सारी रिएक्शंस होती है, या केमिकल इक्वेशन हमने 10th में पढ़ी होंगी। अक्सर इक्वेशंस को हमने देखा हुआ अनबैलेंस्ड, फिर हम वो वहां पे बैलेंस करते हैं, वो इसलिए ताकि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करे। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ही असल में आइडिया हमें देता है कि उन इक्वेशंस को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। अगर बैलेंस नहीं करेंगे फिर वहां पे अनबैलेंसिंग आएगा और वहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होते हुए हमें नहीं दिखेगा। देखिए कैसे, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का हमेशा यही कहना है, जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना ही मास प्रोडक्ट का होगा। देखिए एग्जांपल, मानकर चलिए हमने H2 को रिएक्ट करवाया O2 के साथ, ये हमें देगा यहां पे H2O। अब अगर हम चेक करेंगे इसका मास, हम लेंगे इनका मास एटॉमिक मास से, हाइड्रोजन एक का होगा 1U, 2 का होगा 2AMU, यानी कि एटॉमिक मास। अगर ग्राम में इसको कन्वर्ट करेंगे हम यहां पे एक्सप्रेस करके, दैट इज 2 ग्राम, प्लस एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, 2 का होगा 32, मतलब ये बनेगा टोटल में 34। समझेगा इस चीज को। अब अगर हम यहां से देखें, 2 हाइड्रोजन को होगा फिर से 2 ग्राम, एक ऑक्सीजन को होता है 16, मतलब यहां से आ रहा है हमें टोटल में 18 ग्राम। अब देखिए यहां पे ये बैलेंस नहीं है, यहां पे बैलेंस नहीं है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि जितना मास अपने रिएक्टेंट का लिया उतना ही प्रोडक्ट में भी आना चाहिए। इसलिए हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है, क्योंकि ये अनबैलेंस है। जब हम इसको बैलेंस करेंगे तब जाके ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगी। देखिए, तो यहां से 2, क्योंकि यहां से 2 हाइड्रोजन है, वहां से यहां से 2 हाइड्रोजन है, वहां से 2 हाइड्रोजन, ये बैलेंस्ड है। समझेगा इस चीज को। वहां से एक ऑक्सीजन है लेकिन यहां से 2 ऑक्सीजन है, तो वहां से हमें 2 मल्टीप्लाई करना है। सीख चुके हैं हम ये 10th में, ताकि ये भी बैलेंस हो जाए। ये बन गए 2 ऑक्सीजन, और यहां से चूंकि 2 हाइड्रोजन आए थे तो इसलिए मैंने यहां पे 2 मल्टीप्लाई किया। आप देखो बराबर है ना, 2 और 2 हो गए 4 हाइड्रोजन एटम्स, यहां से भी 2 2 और 4 हाइड्रोजन एटम, यहां से 2 ऑक्सीजन एटम, और ये 2 इसका मल्टीप्लाई, तो वहां से भी 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं। अब देखिए इनका मास हम फिर से चेक करेंगे। अब देखना ये आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेंगे। देखिए यहां पे टोटल में 4 एटम्स है हाइड्रोजन के, तो 4 का होगा 4 ग्राम, प्लस ऑक्सीजन की 2 एटम्स है तो होगा 2 का 32 ग्राम। टोटल में ये होगा 36 ग्राम। गिनिए इसको, दैट इज 36। तो मास ऑफ रिएक्टेंट आ रहा है यहां पे 36 ग्राम। दूसरा देखिए मास से, यहां से फिर से है 4 हाइड्रोजन एटम यानी कि 4 ग्राम, प्लस ऑक्सीजन की भी 2 है यानी कि 32 ग्राम। अब देखिए ये भी आ रहा है ना 36। बस यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का यही यूज है, ये हेल्प करता है हमें इक्वेशंस को बैलेंस करने में। ये आइडिया देता है हमें बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन का। दैट्स कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब एक क्वेश्चन में यहां पे बनाता हूं आपके लिए, पहले आप इसको कॉपी कर लीजिए। एक और एग्जाम्पल मैं दूंगा यहां पे। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल यू है, 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि लाइमस्टोन डिकम्पोजेस, ये डिकम्पोज होगा एंड फॉर्म और बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि 5 एंड फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2. The mass of CaO is 5.6 ग्राम, फुल स्टॉप। What would be, हमें बताइए what would be the mass, कितना मास होगा
CO2 का। चलिए क्वेश्चन क्या है देखिए, यहां पे कैल्शियम कार्बोनेट आपने लिया, उसकी डिकम्पोजिशन करवाई, मतलब वो यहां पे रिएक्टेंट है कैल्शियम कार्बोनेट। डिकम्पोजिशन के बाद ये बना रहा है दो प्रोडक्ट, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड जो बनेगा उसका जो मास है वो देके है 5.6 ग्राम। हमें बताइए CO2 जो बनेगा दूसरा प्रोडक्ट, उसका मास क्या है, यानी कि CO2 का मास यहां पे है x ग्राम। आपको इस x की वैल्यू निकालनी है, बहुत सिंपल है। देखिए रिएक्शन ऐसे हो रही है, CaCO3, आपने इसको हीट दी तो यहां से दो नए प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, CaO प्लस CO2। कैल्शियम कार्बोनेट है कि रिएक्टेंट का टोटल मास है 10 ग्राम, यही 10 ग्राम अब प्रोडक्ट में भी आनी चाहिए, दैट्स कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यही 10 वहां से भी आनी चाहिए, लेकिन वहां से CaO का देके है सिर्फ 5.6 ग्राम। हमें बताइए CO2 का कितना होगा, वो निकालना पड़ेगा आपको, सिंपल है। अगर यहां से टोटल 10 है, वहां से भी 10 आनी चाहिए, लेकिन वहां पे 10 का 5.6 ग्राम देके है। अब हमें बताइए CO2 का क्या होगा, कॉमन सेंस से 10 में से ये माइनस कर लीजिए, वही जो है वो होगा मास ऑफ CO2। यानी कि व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 5.6 फ्रॉम 10 ग्राम, 5.6 फ्रॉम 10 ग्राम, वी गेट व्हाट, वी गेट द आंसर दैट इज 4.4, दैट सिंपली 4.4 ग्राम। सो इसका जो जवाब निकलेगा CO2 का वो होगा 4.4 ग्राम। अब इसको ऐड करिए, 5.6 प्लस 4.4 ग्राम वही होगा 10 ग्राम, यानी कि यहां से 10 ग्राम आया और यहां से 10 ग्राम आया। दिस फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हियर। आई होप यू गॉट इट। आज के लिए मेरे ख्याल से इतना काफी है, कल हम इसके ऊपर और एडवांस लेवल की क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, थैंक यू।